हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर 5 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं आखिर होती क्या हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी कि पृथ्वी के सतह के आकार में जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है उसके आकार में बदलाव लाने वाले जो बल होते हैं, बदलाव लाने वाली जो शक्तियां होती हैं, उन्हीं को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यहाँ लिखा है धरातल असमतल क्यों है। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के अंदरूनी शक्तियों के बारे में जानेंगे और बाहरी जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे, और पृथ्वी के ऊपर की जो धरातल है वो असमतल क्यों है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर धरातल के ऊपर की जो सरफेस है वो एक जैसी क्यों नहीं है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है। यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम भूपर्पटी गतियात्मक है। जो हमारी अर्थ की ऊपर की परत है, जो भूपर्पटी है, वो गतियात्मक है। गतियात्मक मीन्स कि वो गतिशील है। यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। और जो पृथ्वी के ऊपर की जो परपटी है वो क्षैतिज दिशा में मीन्स कि वो तिरछी दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में यानी कि सीधे वर्टिकली दिशाओं में वो हमेशा चलती रहती है। भूपर्पटी किस दिशाओं में चलती है? हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी क्षैतिज दिशा में यानी कि तिरछे दिशाओं में या फिर वर्टिकली दिशाओं में वो गति करती रहती है, वो चलती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। ये लिखा है कि ये निश्चित तौर पर ये बात है, ये कहा जाता है कि जो भूतकाल है यानी कि जो हमारी पृथ्वी का जो पास्ट में पृथ्वी की जो गति थी वो तेज थी, लेकिन अभी वर्तमान गति जो है पृथ्वी की वो पिछले गति के मुकाबले में कम है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। हमारा ये क्वेश्चन था कि पृथ्वी के ऊपर की जो सरफेस है वो असमतल क्यों है, वो एक जैसी सभी जगह क्यों नहीं है। इसका आंसर यहाँ लिखा है कि भूपर्पटी का निर्माण करने वाले यानी कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, जो ऊपर की परत है, जो ऊपर की परपटी है, उसका निर्माण करने वाले जो पृथ्वी के अंदर एक्टिव आंतरिक बल होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो एक्टिव आंतरिक बल होते हैं, जो सक्रिय आंतरिक बल होते हैं, उसकी वजह से ही भूपर्पटी का निर्माण होता है। चूँकि पृथ्वी के अंदर जो सक्रिय आंतरिक बल है उनमें अंतर पाया जाता है, और इसीलिए अंतर पाए जाने की वजह से पृथ्वी का जो ऊपर का सतह है उसमें भी अंतर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल होगी वो अलग अलग होगी, यानी कि उसमें अंतर पाया जाएगा, जितने भी बल होंगे उसमें अंतर पाया जाएगा। और ये जो सक्रिय आंतरिक बल होते हैं इनके वजह से ही पृथ्वी के ऊपर जो सरफेस है उसका निर्माण होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो पृथ्वी के अंदर सक्रिय आंतरिक बल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, उनमें अंतर होता है, और इसीलिए पृथ्वी के बाहर की जो सतह है उसमें भी अंतर पाया जाता है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के बाहर का जो बल है वो सूरज से जो ऊर्जा मिलती है उससे वो प्रभावित होता है, और जो बाह्य बल है पृथ्वी का, चूँकि वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, इस वजह से जो हमारी पृथ्वी का धरातल है वो लगातार प्रभावित होता रहता है। किससे प्रभावित होता रहता है? पृथ्वी के बाहर के जो बल है उससे हमारी पृथ्वी का धरातल लगातार प्रभावित होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के बाहर का बल है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। यहाँ लिखा है कि निश्चित रूप से आज भी आंतरिक बल यानी पृथ्वी के अंदरूनी जो बल है, जो आंतरिक बल है, वो अभी भी एक्टिव है। जब से पृथ्वी बनी है पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक बल है वो एक्टिव है, और अभी भी पृथ्वी के अंदरूनी जो ताकत है, अंदरूनी जो बल है वो अभी भी सक्रिय है यानी कि एक्टिव है। यद्यपि उनकी
की तीव्रता में अंतर है। हालांकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक बल थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदरूनी भाग के जो आंतरिक बल है वो एक्टिव है। और ये जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो आंतरिक बल है उसकी स्पीड में अंतर है। पहले स्पीड कुछ और थी, अभी स्पीड कुछ और है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल एक्टिव है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा ये सर्वदा परिवर्तनशील है। यहाँ ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के धरातल है, पृथ्वी मंडल के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के बाहर जो बल उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होते हैं वो लगातार प्रभावित होता रहता है और ये हमेशा परिवर्तनशील होता है। यानी कि पृथ्वी के बाह्य बल की वजह से और पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से पृथ्वी का जो धरातल है वो लगातार प्रभावित होता रहता है और ये हमेशा परिवर्तनशील होता है, यानी बदलता रहता है। बाह्य बलों को बहिर्जनित तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर की जो बल होती है, जो बाहर की जो ताकत होती है, जो फोर्स होता है, उसे बहिर्जनित बल कहा जाता है और पृथ्वी के आंतरिक बल को अंतर्जनित बल कहा जाता है। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव यानी अधिवृद्धि या तल्लोचन। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के बाहरी जो बल होते हैं, जो बहिर्जनित बल होते हैं, उनका क्या परिणाम होता है। पृथ्वी के बहिर्जनित बल की वजह से पृथ्वी के सरफेस पर क्या होता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो उभरी हुई भू आकृति होती है, जो पृथ्वी के सरफेस पर जो उभरी हुई भू आकृति होती है उसका विघर्षण होता है, यानी कि उनमें घर्षण होता है, यानी कि वो घिसते हैं। और बेसिन या निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव होता है। बेसिन किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की सतह पर एक निचला क्षेत्र होता है जिसमें तलछट की मोटी परत जमा हो जाती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य जो बल होती है उसकी वजह से जो बेसिन होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक निचला जो क्षेत्र होता है उसमें तलछट की मोटी परत जम जाती है। आगे लिखा है, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है क्षय होना, यानी कि किसी भी चीज़ में कमी होना, और उच्चावच का मतलब होता है धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाला आकार या फिर प्रतिरूप। यहाँ लिखा है, धरातल पर यानी हमारी पृथ्वी के सरफेस पर अपरदन के माध्यम से यानी कि क्षय होने के जरिए उच्चावच के मध्य जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ऊंची नीची जो आकृति होती है उनके बीच के जो डिफरेंस है उनके बीच के डिफरेंस के कम होने को तल संतुलन कहते हैं, यानी कि जो सरफेस है उसमें संतुलन होना। यानी कि तल संतुलन किसे कहते हैं? तल संतुलन मीन्स पृथ्वी के धरातल पर अपरदन के माध्यम से, अपरदन यानी क्षय के वजह से जो हमारी पृथ्वी के ऊपर की जो आकृति है, जो ऊंची नीची आकृति है, उसके बीच अगर अंतर कम होता है, उनके बीच के अंतर के कम होने को ही तल संतुलन कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई आकृति ऊंची है और अगर कोई आकृति नीची है तो ये इसका अगर अपरदन होता है मीन्स कि अगर यहाँ से इसका क्षय होता है तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। इसीलिए ये अपरदन की वजह से इसमें कमी आती है और ये किसके बराबर हो जाता है? इस आकृति के बराबर हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही तल संतुलन कहा जाता है। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। यहाँ लिखा है, चूँकि हमारी पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित जो शक्तियाँ हैं वो एक्टिव हैं
और इस वजह से जो पृथ्वी के अंदर की जो अंतर्जनित शक्तियाँ होती हैं वो लगातार पृथ्वी के सरफेस के भागों को ऊपर उठाती रहती हैं या फिर इसका निर्माण करती रहती हैं। और इस तरह से चूँकि पृथ्वी के अंदर की जो अंतर्जनित शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी के ऊपर के भागों को ऊपर उठाती हैं या निर्माण करती हैं, इसलिए बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो पृथ्वी के बाहर की जो शक्तियाँ होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो उच्चावच में यानी कि पृथ्वी के ऊपर की जो ऊंचाई नीचाई वाली आकृति होती है उसमें जो डिफरेंसेस है उनको कम करने में, उनको सम करने में, उनको बराबर करने में असफल रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है वो लगातार एक्टिव रहती हैं और इस वजह से वो पृथ्वी के ऊपर की जो आकृति होती है, जो भाग होती है उसको ऊपर उठाती रहती है। इस वजह से बाहर की जो बल होती है वो पृथ्वी के ऊपर की जो उच्चावच होती है, जो ऊंची नीची आकृति होती है, उनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं उनको सम करने में, उनको बराबर करने में असफल रहती है, क्योंकि लगातार अंतर्जनित शक्तियाँ पृथ्वी के सरफेस को ऊंचा उठाती हैं या फिर उनका निर्माण करती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। इसलिए लिखा है कि इसलिए जो डिफरेंसेस है, जो पृथ्वी के ऊपर की जो आकृति है ऊंची नीची, उनकी जो डिफरेंसेस है तब तक बनी रहती है जब तक पृथ्वी के बाहर की जो बल है और पृथ्वी के अंदर की जो बल है उनके विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। विरोधात्मक कार्य यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति है वो पृथ्वी के सरफेस को ऊंचा उठाती है या उसका निर्माण करती है, और पृथ्वी के बाहर की जो शक्ति है वो इसे क्या करती है? क्षय करती है, इसमें कमी लाती है। आगे लिखा है, और पृथ्वी के बहिर्जनिक जो शक्तियाँ हैं वो इन उच्चावच में क्षय करती है, अप्रदन करती है। आगे लिखा है, सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। यहाँ लिखा है कि सामान्यतः जो पृथ्वी के अंदर की जो बल है वो मूल रूप से उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर की सरफेस में भू आकृति का निर्माण करना। और बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो बाहर पृथ्वी के बाहर की जो शक्तियां होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनका मुख्य रूप से क्या काम होता है कि वो भूमि का विघर्षण करती हैं, यानी भूमि को घिसती हैं। इसलिए पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति है और पृथ्वी के बाहर की जो शक्ति है, दोनों का काम ऑपोजिट होता है। पृथ्वी के अंतर्जनित बल भू आकृति का निर्माण करती है, जबकि पृथ्वी के जो बाहर की बल होती है वो भू आकृति का क्षय करती है, यानी कि उनका अप्रदन करती है। भूतल संवेदनशील है, यानी हमारी पृथ्वी की जो भूतल है, जो सरफेस है वो संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। जो मानव जाति है अपने निर्वाह के लिए पृथ्वी के सरफेस पर डिपेंड रहता है, पृथ्वी पर से डिपेंड रहता है और इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का धरातल की जो पर्यावरण है उसके अनुवाह में यानी कि उसके सस्टेन में कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। जो मानव जाति है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, मानव जाति ने उन संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा दोहन किया है, यानी कि यूज़ किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। यहाँ लिखा है कि हमें पृथ्वी के में पाए जाने वाले जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनका यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन हमें फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जीवन निर्वाह करनी चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता यानी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यहाँ लिखा है कि धरातल के अधिकांश भाग को, यानी हमारी जो पृथ्वी की धरातल है उसके ज़्यादातर भाग को बहुत लंबी समय में इसे आकार प्राप्त हुआ है। लगभग सैकड़ों हजारों सालों में ही पृथ्वी की जो धरातल है उसको आकार प्राप्त हुआ है। और इंसान जो है, इंसान के जरिए, मानव के जरिए जो पृथ्वी का धरातल है उसका उपयोग किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी कि इस तरीके से उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है जिससे कि पृथ्वी को ही फ़ायदा हो, और इसका कुप्रयोग मानव करता है, यानी कि
जो मानव जाति है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो संसाधन है उसका गलत इस्तेमाल भी करती है, और इस वजह से जो संसाधन है, जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली संसाधन है, उसमें तेज गति से कमी हो रही है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर उन प्रक्रियाओं को, उन बातों को समझ लिया जाए, जैसे कि धरातल को अलग अलग आकार जिसने दिया है, वो सारी प्रक्रियाएं जिसने धरातल को अलग अलग आकार दिया है या अभी भी धरातल को आकार दे रही हैं, और उन पदार्थों की प्रकृति यानी नेचर जिनसे ये जो धरातल का आकार है वो निर्मित हुआ है, अगर उन सबको समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को, यानी कि इंसानों के जरिए जो पैदा की गई हानिकारक प्रभाव है उसको कम करने और फ्यूचर के लिए जो धरातल है, जो सरफेस है और जो संसाधन है उसके संरक्षण हेतु उसको बचाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि अगर इन सभी बातों को समझ लिया जाए कि किन की वजह से पृथ्वी का धरातल का निर्माण होता है और पृथ्वी के धरातल पर जो निर्माण करने वाले कारक हैं, अगर उनको समझ लिया जाए तो जो हानिकारक प्रभाव है, जो मानव के जरिए पैदा की गई हानिकारक प्रभाव है, उसको कम किया जा सकता है और पृथ्वी के धरातल को बचाया जा सकता है और इसके संसाधन को बचाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि धरातल के जो पदार्थ होते हैं उन पर पृथ्वी के अंदर का बल लगता है और पृथ्वी के बाहर का बल लगता है, और बल लगने की वजह से जो भौतिक दबाव होता है और जो रासायनिक क्रिया होती है उसकी वजह से भूतल के विन्यास में जो परिवर्तन होता है उसे ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। पटल विरूपण क्या होता है? पटल विरूपण मीन्स पृथ्वी के ऊपर की जो सरफेस है उसमें झुकाव होना, उसमें दरार पड़ना और उसमें विभंग पैदा होने वाली जो प्रक्रिया है उसे पटल विरूपण कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जो पटल विरूपण है और ज्वालामुखीयता है वो अंतर्जनित यानी पृथ्वी के अंदर की जो बल है उस बल की वजह से जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही पटल विरूपण कहा जाता है। अपक्षय, वृहद क्षरण, अप्रदन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। अगर बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के उदाहरण पूछे जाएं तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि अपक्षय, वृहद क्षरण, अप्रदन और निक्षेपण ये बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्षय होना, उसमें कमी होना। वृहद क्षरण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में वेस्ट होना। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चट्टानों का ढलान की तरफ जो क्षय होता है उसे वृहद क्षरण कहा जाता है। अप्रदन, अप्रदन मीन्स किसी भी चीज़ में कमी होना, उसका क्षय होना। और निक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कटाव होना, क्षय होना, और वो जिसका कटाव होता है, जिसका क्षय होता है उसका किसी और जगह पर बहकर जमा होना। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे कि जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। यह लिखा है कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनक तत्व यानी कि पृथ्वी के बाहर के जो बहिर्जनिक तत्व हैं, यानी कि जो किसी भी चीज़ का अप्रदन करते हैं, उसका क्षय करते हैं, जैसे कि जल है, हिम है, वायु है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं यानी कि उन्हें एक्वायर करते हैं और फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ऐसे तत्व को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। प्रवणता का मतलब होता है झुकाव। यहाँ लिखा है कि जब प्रकृति के ये तत्व, प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं जो बहिर्जनिक तत्व होते हैं? जल, हिम, वायु इत्यादि। यहाँ लिखा है कि जब प्रकृति के ये जो तत्व होते हैं वो ढाल प्रवणता के कारण यानी कि ढाल झुकाव के कारण
जब ये गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को वो हटाते हैं और ढाल के सहारे ले जाते हैं, यानी कि जिधर ढाल होती है उधर ही पदार्थों को ले जाते हैं और निचले भाग में निक्षेपित कर देते हैं, यानी कि निचले भागों में वो जमा कर देते हैं। किसे जमा कर देते हैं? पदार्थों को वो ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में पदार्थों को निक्षेपित कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। यहाँ लिखा है कि भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से पृथ्वी के जो सरफेस है उनके आकार में बदलाव होता है, और भू आकृतिक जो कारक होते हैं विशेषकर बहिर्जनिक को अगर स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। ये पृथ्वी की सतह के आकार में बदलाव करते हैं। यहाँ लिखा है कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो सतह होती है उसमें बदलाव किसकी वजह से होती है? जो पृथ्वी की सतह के ऊपर का जो बदलाव होता है वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होता है और भू आकृतिक कारक की वजह से होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं और भू आकृतिक कारक होती हैं विशेषकर बहिर्जनिक जो होती हैं उनको स्पष्ट रूप से अलग अलग अगर ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। यहाँ लिखा है एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि एक प्रक्रिया जो होती है वो एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ, जो पृथ्वी के ऊपर की जो सरफेस है उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर, उनके साथ यूज होने पर वो प्रभावी हो जाता है। कौन प्रभावी हो जाता है? प्रक्रिया प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। यहाँ लिखा है कि एक कारक एक गतिशील माध्यम है, यानी कि कोई भी फैक्टर, कोई भी एजेंट एक गतिशील माध्यम होता है, लगातार चलने वाला एक मीडियम होता है जो धरातल के पदार्थों को हटाता है। यानी पृथ्वी की जो धरातल है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसको हटाता है, उसको ले जाता है या किसी जगह निक्षेपित करता है, यानी कि जमा करता है। वो गतिशील माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे कि प्रवाहित जल यानी बहता हुआ पानी, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं, ये क्या है? ये गतिशील माध्यम है जो धरातल के पदार्थों को हटाते हैं, उन्हें ले जाते हैं और किसी जगह निक्षेपित करते हैं, यानी कि किसी जगह जमा करते हैं। इस प्रकार प्रवाह युक्त जो जल होते हैं, यानी कि बहने वाला जो जल होता है, भूमिगत जल होता है, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। आगे लिखा है गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। यहाँ लिखा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो ढाल के सहारे, यानी जिधर ढाल होता है उसके सहारे सभी गतिशील पदार्थों को, जितने भी गतिशील पदार्थ होते हैं उनको सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है? एक दिशात्मक बल है, यानी कि जिधर ढाल होती है उधर ही वो बल लगाती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि अप्रत्यक्ष जो गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल होते हैं वो लहरों एवं ज्वार भाटा जनित जो धाराएं होती हैं उन धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि निसंदेह अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो, अगर ढाल का झुकाव ना हो तो अपरदन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा और निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता यानी कि ढाल के झुकाव की वजह से ही गतिशीलता संभव होती है। अगर गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता यानी झुकाव ना हो इनके अभाव में जो गतिशीलता होती है वो संभव नहीं होती है। और जो गुरुत्वाकर्षण होता है और ढाल प्रवणता यानी झुकाव होती है, इसी की वजह से अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होता है। अगर ये नहीं होगी तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण भी नहीं होता है।
इसलिए किसी भी पदार्थ के अपरदन, परिवहन, निक्षेपण के लिए गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता जरूरी होती है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। यहाँ लिखा है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो ऐसी ताकत है, वो ऐसा बल है जिसकी वजह से हम पृथ्वी के धरातल से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से हम पृथ्वी के धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों को, यानी कि जो ज़मीन के जो पदार्थ होते हैं उनके संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हों या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। यहाँ लिखा है कि जितने भी संचलन होते हैं, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या पृथ्वी के बाहर हो, प्रवणता के कारण ही, यानी कि झुकाव के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। ये जितने भी चीज़ें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो झुकाव की वजह से होती हैं, वो प्रवणता की वजह से होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्जनित प्रक्रियाएं। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के अंदर से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो बनने वाले आकार होते हैं उनको निर्माण करने के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। यानी कि ऐसी बल होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर आकार का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। रेडियोधर्मी क्रिया किसे कहते हैं? ये वो भौतिक घटना होती है जिसमें अस्थिर परमाणुओं के नाभिक से विकिरण उत्सर्जित होता है, इसे ही रेडियोधर्मी क्रिया कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि जो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है वो ज़्यादातर रेडियोधर्मी क्रियाओं की वजह से उत्पन्न होती है। घूर्णन यानी पृथ्वी जो घूमती है उसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ज्वारीय घर्षण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई जो ऊष्मा है उसके जरिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे लिखा है भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से ऊर्जा जो ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा होती है वो पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। यहाँ लिखा है कि जो भूतापीय प्रवणता होती है, यानी ज़मीन के अंदर की जो ताप होती है, जो गर्मी होती है, उसके ढाल की वजह से और अंदर से निकली जो ऊष्मा की प्रवाह होती है उसकी वजह से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे पटल विरूपण और ज्वालामुखीता प्रेरित होती है। यानी कि पृथ्वी की जो भूतापीय प्रवणता होती है और पृथ्वी के अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो पटल विरूपण और ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। यह लिखा है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो भूतापीय प्रवणता होती है, यानी कि ज़मीन की जो टेम्परेचर होती है, जो ताप होती है, उसकी जो ढाल होती है, उसका जो झुकाव होता है, और पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा की प्रवाह होती है, जो टेम्परेचर की जो प्रवाह होती है, जो गर्मी की जो प्रवाह होती है, जो बहाव होता है, और भूपर्पटी की जो मोटाई होती है और जो रिजिडिटी होती है यानी दृढ़ता होती है, उसमें अंतर होने की वजह से अंतर्जनित बलों के कार्य, यानी कि पृथ्वी के अंदर के जो बल होते हैं उनके जो काम होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक के जरिए नियंत्रित मूल भूपर्पटी की जो सतह होती है वो असमतल होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पटल विरूपण के बारे में। पटल विरूपण के बारे में हमने पहले पढ़ा कि जो पृथ्वी की सरफेस होती है उसमें झुकाव होना और भ्रंश यानी दरार पैदा होना या विभंग पैदा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पटल विरूपण कहलाती है। यहाँ लिखा है सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ लिखा है कि वो सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित करती हैं, उत्थापित करती हैं, उत्थापित मीन्स ऊपर उठाती हैं या फिर निर्माण करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पटल विरूपण में कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पर लिखा है तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके धरातल के बड़े भाग का उठना या फिर उसमें विकृति होना यानी विकार होना, उसमें संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप और पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, ये सब क्या है? ये सभी पटल विरूपण में सम्मिलित है।
प्लेट विवर्तनिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भूपर्वतीय वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। यहाँ लिखा है कि प्लेट विवर्तनिक या परिवर्तनिक की प्रोसेस में भूपर्वतीय वलयन के रूप में तेजी से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। जो महाद्वीप की रचना होती है उसकी वजह से साधारण विकृति हो सकती है। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। यहाँ लिखा है पर्वत निर्माण पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है और महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्वतीय में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। यहाँ लिखा है पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप और प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं की वजह से भूपर्वतीय में यानी कि पृथ्वी के ऊपर की जो सरफेस होती है उसमें भ्रंश यानी दरार तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। यहाँ लिखा है कि ये जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं उनकी वजह से दबाव, आयतन तथा टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप जो चट्टानें होती हैं उनमें बदलाव होता है। ज्वालामुखीता। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखीता के बारे में। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। यहाँ लिखा है कि जो ज्वालामुखीता होती है उसके अंतर्गत पिघली हुई शैलों यानी पिघली हुई चट्टानों या लावा का भूतल की ओर यानी जमीन के सरफेस की ओर संचलन और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण शामिल होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।